आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, इन द बायोलॉजी। और हाँ, क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे तुम लोग मेडिकल में तो बाद में, और जितना इसमें पढ़ाया जाएगा वो एम्ब्रियोलॉजी के केवल फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो जो भी तुमको पढ़ाऊँगा मैं भी, ठीक है, जितना भी पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो मिल मिला के जब तुम नीट वहाँ पे MBBS में एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे उसमें केवल एक चैप्टर में जुड़ा हुआ है ये सब कुछ। ठीक है, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ढंग से समझना है इसको। चलो, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, तो देखो बेसिक हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं तुमको समझा देता हूँ। हम मेल और फीमेल के गोनैड्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर हम उसमें क्या बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, कैसे उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, गैमेट का ट्रांसफर के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज़ द एम्ब्रियोलॉजी, एंड लास्ट में हम पार्चुरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो ये है कि हमको सबसे पहले गोनैड्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम पहले मेल के गोनैड्स से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द टेस्टिस। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मैं भले ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ, यहाँ पर हमेशा एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और एक होगा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, देखो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होता है जो कि बेसिकली गेमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, जो मेन ऑर्गन है, ठीक है, जो गेमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या है, हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, टेस्टिस। ठीक है, वी ऑल नो। अच्छा, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव वो ऑर्गन है जो कि हेल्प कर रहा है या तो गेमेट ट्रांसफर में, या उसके थ्रू गेमेट जो है वो क्या बोलते हैं वो ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। या फिर हम बोल सकते हैं कि बाकी जो एसेसरी पार्ट्स है जो कि हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, अदर फंक्शन में, ठीक है, वो क्या है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें नॉर्मली हम लेते हैं पीनस को। ठीक है, इसके अलावा मेल के अंदर क्या होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ये जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है ये कुछ ना कुछ चीज़ें सिक्रेट करती है। ठीक है, कुछ अमाउंट में हम बोलते हैं कि ये फ्लूइड सिक्रेट करती है। ये एसेसरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है ये न्यूट्रिशन में रिच होता है और एंजाइम में रिच होता है। ठीक है, जिससे क्या हो, जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म हमको पता है क्या है, मोटाइल है। ठीक है, तो जो स्पर्म होंगे, ठीक है, वो क्या रहे, एक्टिव रहे, वो फूड मिलता रहे, तो वो न्यूट्रिशन के लिए होती है। ठीक है, इनके ऊपर बात करेंगे ढंग से एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, बहुत सही टॉपिक है, पर अभी के लिए हमको जो पता होना चाहिए वो क्या है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है, एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कौन होता है, पीनस होता है, एंड एसेसरी ग्लैंड्स होती है। अब हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। हमको जो मेन डिस्कस करना है आज वो क्या है, टेस्टिस के बारे में। ठीक है, जो हमारा क्या है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करने वाला है। तो इनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो शैल रिमूव दिस। चलो, अब हम बात करते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज दी टेस्टिस। ठीक है, पहले लोकेशन की बात करते हैं। ठीक है, लोअर एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, इन द पेल्विक रीजन। अगर हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो टेस्टिस होते हैं दीज आर लोकेटेड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दीज आर लोकेटेड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये स्किन का एक पाउच होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक। ठीक है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में ओवल शेप की क्या होती है, टेस्टिस होती है। तो यहाँ पे ओवल शेप की क्या होती है, टेस्टिस। भी रिमेंबर कि जो टेस्टिस होती है वो हमेशा एक ऊपर और एक नीचे के साइड में रहती है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, एक टेस्टिस हमेशा थोड़ी सी ऊपर रहेगी और एक टेस्टिस हमेशा थोड़ी सी नीचे रहेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है
क्या बोलते हैं, मेल के अंदर जो टेस्टिस होती है वो हमेशा एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ रहती है। ये इसलिए होता है बिकॉज दिस टेस्टिस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है, मेल के अंदर। तो बाई चांस अगर कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई जिसमें टेस्टिस स्क्वीज़ हो गई, ठीक है, तो स्क्वीज़ होने के टाइम पे अगर बाई चांस जो टेस्टिस है वो दोनों क्या हुई, सेम लेवल पर हुई, तो जैसे स्क्वीज़ होगी क्या होगी, दोनों आपस में भिड़ जाएगी। भिड़ने की वजह से क्या होगा, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। पर अगर ये एक ऊपर और एक नीचे हो तब होता ये है कि जैसे ये आपस में स्क्वीज होती है तो एक ऊपर और एक नीचे होने की वजह से ये क्या होती है, एक टेस्टिस ऊपर चल जाती है और एक टेस्टिस नीचे चल जाती है, जिसकी वजह से ये इनकी जो स्क्वीजिंग होती है वो नहीं हो पाती, ठीक है। अगर ये एक और एक ऊपर नीचे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ रहेगी तो जैसे ये स्क्वीज होंगे तो ये एक टेस्टिस थोड़ी ऊपर की तरफ चल जाएगी और ये वाली थोड़ी नीचे की तरफ चल जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हम स्क्वीजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना हमेशा जो लेवल होता है टेस्टिस का वो एक ऊपर की तरफ एक थोड़ा नीचे की तरफ होता है। ये जो टेस्टिस होती है स्क्रोटल सैक के अंदर ये फ्री नहीं होती, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी पाउच के अंदर दो क्या बोलते हैं बॉल्स डाल दी और वो पाउच को हिलाते रहो पूरी बॉल्स हिलती रहेगी उसके अंदर, ऐसा नहीं होता है। ये जो दोनों टेस्टिस होती है ये आपस में क्या होती है, स्क्रोटल सैक से जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पे एक फाइब्रस बैंड होता है, ठीक है, जो उनको यहाँ पे क्या करता है, जोड़े रखता है। ये जो फाइब्रस बैंड होता है इसको हम बोलते हैं ग्यूबरनैक्यूलम, ठीक है। ये क्या है, एक फाइब्रस बैंड है। इतनी चीज़ क्लियर है। अच्छा, इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं एक बार टेस्टिस की। टेस्टिस से अगर डायमेंशन की बात करूं तो एक जो टेस्टिस होती है इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स लेंथ इज अप्रॉक्स 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वी कैन मेक हेयर, ये टेस्टिस है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड जो विड्थ है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। यहाँ शो नहीं करते इसको, ठीक है। ये हमने बात करी ग्यूबरनैक्यूलम की। इसके अलावा जो टेस्टिस होती है इसके चारों तरफ, ठीक है, जो स्क्रोटल सैक है, ठीक है, उस स्क्रोटल सैक के चारों तरफ यहाँ पे, ठीक है, एक मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है। ये जो मस्कुलर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं डेटोस मसल, ये मसल्स की लेयर होती है, ठीक है, जो स्क्रोटल सैक में होती है। दिस वन इज डेटोस मसल। ये जो डेटोस मसल होती है ये क्या काम करती है, ये टेस्टिस का टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करती है। कैसे, देखो, टेस्टिस जो होती है, ठीक है, इसमें स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हमेशा हमको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए, लेस चाहिए, तभी जाके क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अगर ये 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर लेस ना मिले तो स्पर्म का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। हम ये चीज़ पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कि जब शुरुआत में बच्चा मदर के पेट में होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो टेस्टिस होती है वो उसके स्क्रोटल में नहीं होती है, वो उसके एब्डोमेन में होती है, ठीक है। जब बच्चा बर्थ करता है 7th मंथ के अंदर वो जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन से मूव करती है और कहाँ एंटर करती है, इस स्क्रोटल पाउच में एंटर करती है, ठीक है। मतलब इनिशियली एक मेल के अंदर जो टेस्टिस होती है वो कहाँ रहती है, इसके एब्डोमेन में रहती है, ठीक है। तो इन सम केसेस होता ये है कि ये जो टेस्टिस होती है, ठीक है, ये बहुत बार क्या होती है, स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाती है। इन दैट केस जो पर्सन होता है वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि टेस्टिस अभी भी एब्डोमेन में है, एब्डोमेन का टेम्परेचर हाई है, तो उसके वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो फिर इसको हमको सर्जिकली क्या बोलते हैं, टेस्टिस को नीचे लेके आना पड़ता है इन दी स्क्रोटल सैक, ठीक है। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कितना चाहिए, लेस चाहिए, 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर लेस चाहिए, ठीक है। ये है किसके लिए, फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर डेटोस मसल होती है। अब डेटोस मसल करती क्या है, देखो, अगर मैं इस टेस्टिस को बॉडी के बिल्कुल टच कर दूँ, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर इस टेस्टिस को मैं एब्डोमेन से दूर कर दूं, ठीक है, तब क्या होगा, टेस्टिस का जो टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो ये जो काम होता है डेटोस मसल करती है, ठीक है। इन द केस जब विंटर्स आते हैं, ठीक है, तो ठंड के टाइम पे टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो चल जाता है। तो उस केस में ये जो डेटोस मसल्स होती है ये क्या होती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो टेस्टिस है ये क्या होती है, एब्डोमेन के ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, ठीक है। उसके वजह से ये टेस्टिस एब्डोमेन के पास में रहती है, जिससे इनका टेम्परेचर रेगुलेट होता है। इन समर्स एब्डोमेन के पास में नहीं चाहिए हमको टेस्टिस, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये जो डेटोस मसल होती है क्या होती है, लूज हो जाती है, ठीक है, खुद को रिलैक्स कर लेती है, जिससे क्या होता है ये जो टेस्टिस स्क्रोटल सैक होता है ये क्या होता है, नीचे हैंग हो जाता है, जिससे क्या होता है टेस्टिस एब्डोमेन से दूर हो जाती है, तो उसका टेम्परेचर रेगुलेट करता है ये ऐसे करके। तो ये कुछ बातें हैं। स्क्रोटल सैक होता है, ह्यूमरनेक्युलम, जो कि टेस्टिस को पकड़ के रखता है, टेस्टिस पूरी कंप्लीटली फ्री नहीं घूमती रहती है, ठीक है। डेटोस मसल्स होती है जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करती है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए, लेस चाहिए। और ये हमारे पास में कुछ डायमेंशन है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है एंड विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है। अब मैं इस एक टेस्टिस को, ठीक है, ओवरव्यू में देखूंगा, माइक्रोस्कोपिक ओवरव्यू में देखूंगा। तो इस एक टेस्टिस को मैं माइक्रोस्कोपिक ओवरव्यू में देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ मेन है, ये समझना बिल्कुल ढंग से, ठीक है। यहाँ पे बात चलेगी पूरी पूरी। वर्क नहीं कर रहा, चलो। देखो ये क्या है, एक टेस्टिस का व्यू है, ठीक है, इनसाइडर व्यू। मैंने क्या करा है, जो टेस्टिस है उसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट लिया, ठीक है। ये टेस्टिस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब लेंथ वाइज सेक्शन काट लिया। तो लेंथ वाइज मैंने सेक्शन क्या करा, कट कर लिया, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर का पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। सबसे पहले जो टेस्टिस होती है, ठीक है, उसमें 2 लेयर्स होती है, ठीक है। जो आउटर लेयर है ये तुमको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वैजाइनलिस, ठीक है। ये आउटर लेयर होती है टेस्टिस की। जो इनर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ठीक है। इनर लेयर इज कॉल्ड दी ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। अब तुम एक चीज़ देखो, ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है, ठीक है, ये क्या हो रखी है, ये लेयर चल रही है और देन ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई। तो ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना लेयर होती है, ठीक है, ये कंटिन्यूस लेयर नहीं है, ये करती है एक इनफोल्डिंग्स बनाती है अंदर की तरफ। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना चल रही है, देन ये एक इनफोल्डिंग बनाती है अंदर की तरफ, देन ये कंटिन्यूस चल रही है, देन एक इसने एक इनफोल्डिंग बनाई। ये इनफोल्डिंग बनाती है, इस इनफोल्डिंग की वजह से क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स का क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं। पहला कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, चौथा कंपार्टमेंट, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, कंपार्टमेंट क्रिएट हो गए बहुत सारे, ठीक है। इन कंपार्टमेंट्स की वजह से, ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट इनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट बोल दो, ठीक है, या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स तो नहीं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट से बोलते हैं, ठीक है। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के इनफोल्डिंग की वजह से क्या होता है, कंपार्टमेंट क्रिएट होते हैं। ये जो इनफोल्डिंग है इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा, ठीक है। और ये कंपार्टमेंट क्रिएट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो टेस्टिकुलर सेप्टा की वजह से क्या हुआ, कंपार्टमेंट क्रिएट हुए। टोटल मिला के हमारे पास में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं, पर टेस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पर टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट है, 250 कंपार्टमेंट। अच्छा, मेरे को ये जगह चाहिए वैसे, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ पूरे, ठीक है। तो इसको तो यहीं लिख देते हैं, टेस्टिकुलर सेप्टा, ठीक है। और इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। टेस्टिकुलर सेप्टा अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। दिस वन इज दी टेस्टिकुलर सेप्टा, ठीक है। अब
इस टेस्टिकुलर सेप्टा में जो कंपार्टमेंट बन गए हैं, इन कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या होती है, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल होती है, जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इन टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के जो कंपार्टमेंट बने हैं, इनके अंदर क्या होती है, कुछ कॉइल्ड ट्यूब्स होती है। ठीक है, इन कॉइल्ड ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ईच कंपार्टमेंट में इसका जो नंबर होता है वो होता है 2 से 3 होता है इसका नंबर। ठीक है, तो एक कंपार्टमेंट में कितनी सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल होती है, 2 से 3 हो सकती है। मैंने यहाँ बनाया भी है, इसमें मैंने 3 बनाई है, यहाँ मैंने 2 बनाई है, फिर मैंने यहाँ 3 बनाई है। तो हर एक कंपार्टमेंट में कितना हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है। ठीक है, तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम एक बार 2 का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, 215 क्या बोलते हैं 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो 500 निकल के आता है, और एक बार 215 2 3 कर लेंगे तो अराउंड 750 निकल के आएगा। ठीक है, तो एक पर टेस्टिस की अगर हम बात करें तो पर टेस्टिस के अंदर में, ठीक है, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल का नंबर जो होता है अराउंड 750 होता है। इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक है, हमने 3 से लिया है, मल्टीप्लाई करा इसको, तो अराउंड 750 जो होता है वो क्या होता है, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल का नंबर होता है। अब ये जो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, ये सब आपस में मिलके, ठीक है, एक अनदर नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं रिटे टेस्टिस। ठीक है, सबसे पहले दोनों लेयर, देन सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल जो कि क्या है, कॉइल ट्यूब्स है जिसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम पूरी की पूरी। ठीक है, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल का हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन, फिर इसके बाद में ये सारी साइड सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल मिलती है और एक अनदर नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटे टेस्टिस। ये लगभग ऐसा ही है कि जैसे सपोज करो हमारे सपोज एक गांव है, गांव के अंदर क्या हो रहा है, एक मेन बड़ी टंकी जहाँ से सप्लाई हो रही है, तो उस मेन टंकी से क्या होगा, पहले 3-4 पाइप नीचे उतरेंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग लोकेलिटी में जाएंगे, फिर वहाँ जाके वो और टुकड़े बना लेंगे और अलग अलग क्या होंगे, हाउस होल्ड में जाएंगे, अलग अलग एक पर्टिकुलर एक घर में जाएंगे। तो ये भी सेम ऐसा ही है, पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क है, अब ये सारा जो नेटवर्क है, जो बहुत ज़्यादा पाइप्स हैं, वो सब आपस में मिलके कुछ छोटी बड़ी पाइपलाइंस का फॉर्मेशन कर ले, दैट इज दी रिटे टेस्टिस। अब इस रिटे टेस्टिस के अंदर से कुछ और फाइन पाइपलाइंस निकलती है जो कि ब्रॉड होती है। ठीक है, इनका नंबर अराउंड 12 to 20 रहता है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं वास एफ्रेंशिया। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, वास एफ्रेंशिया। ठीक है, अब ये वास एफ्रेंशिया आपस में कॉइल्ड होके मिलके एक अनदर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये सारे के सारे मिलके एक अनदर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एक अनदर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये जो एपिडिडाइमिस होता है, ठीक है, ये तो मैं तुमको बाहर की तरफ दिखा रहा हूँ, असल में ये जो वास एफ्रेंशिया जितना स्ट्रक्चर है ना, ये सब टेस्टिस के अंदर की तरफ ही है। ये जो एपिडिडाइमिस होता है, ये जस्ट टेस्टिस से क्या होता है, अड़के लगा हुआ रहता है। कैसे, सपोज करो ये टेस्टिस है, तो ये जो एपिडिडाइमिस होगा, ये निकलेगा ना, तो ये क्या होगा, टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, यहाँ पे ऐसे रहता है। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट मतलब क्या, ये मेरा क्या है, क्या बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट, जिस पीछे वाला मेरा क्या है, पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो जो टेस्टिस होती है, ठीक है, उसके सामने की तरफ नहीं है। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, ये कहाँ है, पीछे की तरफ है, क्योंकि यहाँ से जब स्पर्म ट्रैवल करेगा तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि क्या बोलते हैं, जो एपिडाइमिस है वो क्या होगा, डैमेज है। अगर ये बाई चांस सामने की तरफ होता, तो अगर 1-to-1 कोई इंजरी होती सामने की तरफ से, तो डायरेक्टली एपिडाइमिस क्या होता है, डैमेज हो जाता। अगर ये पीछे की तरफ होगा तो पीछे पूरी बैक आ गई, तो वहाँ से क्या बोलते हैं, एपिडाइमिस क्या है, डायरेक्टली नहीं है,
क्या बोलते हैं टेस्टिस डायरेक्टली तो ना क्या बोलते हैं सुपरविजन के अंदर है वहाँ से, तो वो उससे बच जाती है। तो ये कहाँ होता है, हमेशा पोस्टीरियर साइड के अंदर होता है। तो एपिडिडाइमिस कहाँ पर होता है, डायमिस कहाँ पर होता है, पोस्टीरियर पार्ट में होता है, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ है। टेस्टिस के फ्रंट वाले पार्ट में नहीं है, ये सामने वाले पार्ट में लिखा है, पीछे की तरफ है। तो ये एपिडिडाइमिस होता है और ये बिल्कुल इसकी क्या होता है, अड़के लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो एपिडिडाइमिस होता है ये फिर एक कॉइल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और ये कॉइल ट्यूब बाद में स्पर्म को आगे लेके जाएगी। इसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस, ठीक है। इसको हम पूरे डायग्राम में देखेंगे, पीनस के डायग्राम में, ठीक है, कि कैसे ये ट्रैवल कर रहा है। अभी के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, इसका पाथ पूरा। पहले सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, वो वहाँ से ट्रैवल करा कहाँ, रिटेटेस्टिस के अंदर, रिटेटेस्टिस से कहाँ गया, वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया से कहाँ गया, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से कहाँ गया, वास डेफरेंस में गया, ठीक है। जब कभी भी बंदा क्वेश्चन देगा वो तुमको कहाँ कंफ्यूज करेगा, इसके अंदर वास एफरेंस में और वास डेफरेंस में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तुमको, ठीक है। कुल मिला के अगर यहाँ से जैसे क्वेश्चन आता है तो क्या होगा, हमारे पास में पूरा एक सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, उसमें यही सीक्वेंस सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल से चलते हुए वास डेफरेंस तक होगा। वहाँ पर वो पोजीशन किसकी चेंज करेगा, वास डेफरेंस और वास एफरेंस की पोजीशन चेंज कर देगा, मतलब रेटिटेस्टिस के बाद में डायरेक्टली क्या डाल देगा, वास डेफरेंस डाल देगा। तो तुमको इन दो टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, पहले वास एफरेंशिया आएगा फिर उसके बाद में वास डेफरेंस आएगा, ठीक है। अब कुछ क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं तुमको, ठीक है, जैसे समझना। देखो तुमको ये दिख रही है दो लेयर, ट्यूनिका एल्बुजिना और ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। तुमने एक डिजीज़ पढ़ी होगी दैट इज़ ये एलिफेंटियासिस, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि एलिफेंटियासिस में क्या होता है, जो लोअर एब्डोमिनल रीजन होता है, पाँव वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है, ये टिश्यू फ्लूइड भरना शुरू होता है, लिम्फ भरना शुरू होता है वहाँ पे, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो भरना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, स्वेलिंग आती है और वो पूरा पाँव क्या होता है, फूल जाता है। और हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि ये जो एलिफेंटियासिस में जो टिश्यू फ्लूइड अकर होता है, ठीक है, ये मेल जेनिटल पार्ट को भी अफेक्ट करता है, डेट इज ये टेस्टिस को भी अफेक्ट करता है। कैसे, ये जो तुमको दिख रहा है इन दो लेयर्स के बीच का गैप, इस दो लेयर के बीच के गैप के अंदर ही, ठीक है, फ्लूइड रहता है, तो वही टिश्यू फ्लूइड है। तो यही फ्लूइड क्या होता है, एलिफेंटियासिस में लीक करना शुरू होता है और इसके बीच में भर जाता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसिस हाइड्रोसील बोला जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर भरना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो टेस्टिस होती है एनलार्ज होना शुरू होती है, बड़ी होना शुरू होती है, जिसकी वजह से जो ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ है वो टेस्टिस तक पहुँच जाती है, ठीक है। टेस्टिस भी बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, क्यों, इन दो के बीच का जो टिश्यू फ्लूइड है वो भरना शुरू होता है, ठीक है, एलिफेंटियासिस की वजह से। तो ये पूरा डायग्राम, ठीक है, तुमको इसका पूरा पैसेज पता होना चाहिए। डायग्राम से क्या होता है, हम जल्दी पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सारे डायग्राम है, कुछ मत करो, डायग्राम को लर्न करो। अगर तुमको डायग्राम लर्न हो जाएगा तुमको अपना सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी, ठीक है। तुमको एक बार डायग्राम बनाना आता है पूरा का पूरा, तो अपना आप तुमको सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल है, देन क्या बोलते हैं, रिटेटेस्टिस है, वास एफरेंस, एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस, ठीक है। ये पूरा पैसेज लर्न हो जाएगा तुमको स्पर्म का। यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, ये याद रखना, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और ट्रैवल करता हुआ आगे से आगे पहुंच रहा है। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस एक सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल का एक डायसेक्शन लेता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। इसको मैं ट्रांसवर्सली डायसेक्ट करता हूं और इसके अंदर का तुमको व्यू दिखाता हूं पूरा, ठीक है, कि अंदर से कैसे दिखता है पूरा। तो इतना हटा देना चाहिए, ठीक है। तुमको अंदर का व्यू लेना है तो इसको हटा देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तुम लोग अगर 12th में हो तो तुम लोग इसका क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे, तुम्हारे पास में स्लाइड होगी आराम से, तुमको बहुत सही व्यू दिखेगा उसके अंदर। ये एक सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल का मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रांसफर डायसेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसफर डायसेक्शन मतलब अलॉन्ग द लेंथ नहीं काटूंगा, कैसे काटूंगा, यूँ काटूंगा, तो इसका व्यू मिलता है हमको एक, ठीक है। तो हम उसका व्यू चेक करेंगे, तो ये हमारे पास में क्यों कुछ व्यू आता है इसका। देखना इसका जो व्यू होता है वो कैसा दिखता है हमको अंदर से, यहाँ पे
है। ये कुछ पिरामिडल शेप की हमको ठीक है। देखो, अगर एक सेमिनिफेस्ट ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद में मेरे को यहाँ पे कुछ सेल्स दिखती है, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो तुमको दिख रही है, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप की जो सेल्स हैं, ये हमारी होती है मेल जर्म सेल, जो कि स्पर्म को फॉर्म करेगी, वो सेल जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। और फॉर स्पेसिफिक हमको पता है ये जो मेल जर्म सेल होगी ये कैसी होगी, क्या बोलते हैं इसको, टोटीपोटेंट सेल्स है, ठीक है, मतलब स्टेम सेल्स होगी। मेल जर्म के लिए क्या होगी, स्टेम सेल्स होगी। तो ये जो मेल जर्म सेल्स है, क्योंकि हम मेल जर्म सेल्स ये क्या है, स्टेम सेल्स है, क्लियर है। इस मेल जर्म सेल को, क्योंकि हम साइंटिफिक वे में बात करेंगे तो इसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये होता है मेल जर्म सेल का नाम, जो कि ये क्यूबॉइडल शेप की होती है, ठीक है। ये क्या करेगी, स्पर्म बनाएगी। ये सेल्स किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। इसके अलावा स्पर्म क्योंकि मोटाइल है तो उसको नरिशमेंट चाहिए, ठीक है, क्या बोलते हैं, फुल्ली मैच्योर होने के लिए। तो वो जो नरिशमेंट होता है वो यहाँ पे कौन दे रहा है, सर्टोली सेल, जो कि क्या होती है, पिरामिडल शेप की होती है। दीज आर दी सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये क्या करेगी, नरिशमेंट देती है। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब ये तो हो गई मेन बात। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या बची, खाली जगह बची, ठीक है। ये पूरी क्या बची हुई है, खाली जगह है। ये जो खाली जगह है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर मेरे को कुछ सेल्स मिलती है जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स। तो इन सेल्स को बोला जाता है, ये तुमको सेल्स दिख रही है, इनको हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स, ठीक है। ये जो लीडिंग सेल्स होती है ये क्या काम करती है, ये मेल हार्मोन एंड्रोजन का प्रोडक्शन करवाती है, ठीक है। तो ये लीडिंग सेल्स क्या काम करेगी, एंड्रोजन प्रोडक्शन में मदद करेगी, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ इम्यून सेल होते हैं। तो देखो इम्यून सेल जो होते हैं ना वो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में रहते हैं, ठीक है। नो डाउट हमारे बॉडी के अंदर क्या बोलते हैं, मार्ट था पूरा, म्यूकोसल एसोसिएटेड एपिथेलियम, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, पूरा जो एलिमेंट्री कैनॉन फैला हुआ है। इसके अलावा हर एक ऑर्गन के अंदर हमारे पास में क्या होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं। जैसे हमने लीवर का हमको पता है, लीवर में कूफर सेल्स होती है, दैट आर द इम्यून सेल्स। तो सेम टेस्टिस में भी क्या इम्यून सेल्स होती है, दैट इज इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स जिनको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ इम्यून सेल्स होती है, ठीक है, वही जो कि यहाँ पे इन्फेक्शंस को रोकती है। दीज आर सम इम्यून सेल्स, ठीक है। तो हमने टेस्टिस के बारे में पूरी बात कर ली, ठीक है। सर्टोली सेल की डाइसेक्शन में क्या होता है, ठीक है, क्या क्या पूरा पैसेज है, ठीक है। कल हम बात करेंगे आगे की लेक्चर्स के अंदर कि एक तो स्पर्म का जो कंपोजिशन है वो क्या है, उसमें हर एक चीज़ का क्या क्या काम है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा हम बात करेंगे पीनस के बारे में, ठीक है, कि पीनस में कौन कौन से इरेक्टाइल मसल्स होती है क्योंकि इरेक्शन में मदद करती है, फोर स्किन्स वगैरह, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट एसेसरी ग्लैंड्स जो है ना, ठीक है, जो कि पूरे पीनस के डायग्राम के अंदर आएगी, ठीक है, जो पूरा पैसेज में डिफाइन करूँगा, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो लेक्चर खत्म होता है आज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर, ठीक है। कल हम बात करते हैं फर्दर आगे एसेसरी ग्लैंड्स एंड दी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है।